गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत की गई मेड़ता जोधपुर में, जो कि राजस्थान में है, मेड़ता जोधपुर के समीप। और सबसे पहले जो शासक रहे वो हरीश करता। फिर इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? नागभट्ट प्रताप। ठीक है, नागभट्ट भी इनका नाम आता है क्योंकि प्रथम बाद में जाके सेकंड आए तब जाके प्रथम के बारे में पता चलेगा। तो नागभट्ट इस वंश के संस्थापक थे। स्थापना करते हैं उज्जैन में, मध्य प्रदेश के मालवा कर देते हैं। उसके बाद में शासक आते हैं कुकुस्त, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देवपाल आते हैं। अच्छा, देवपाल के बारे में क्या कहते हैं? सॉरी, देवराज के बारे में याद करें, हमने कल पढ़ा था राष्ट्रकूट वंश। मालवा के शासक थे देवराज। किसने हराया था इसको? गलत। राज्यवर्धन राष्ट्रकूट में कहां से आएगा? गलत। ऑप्शन दो। सौमिक राज, नंदराज युद्धासुर, दंतीदुर्ग, गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय श्योर 100%। आप गलत हो, आप हार गए। ये थे दंतीदुर्ग। ठीक है, दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने देवराज को पराजित किया था। कब किया था? जब दंतीदुर्ग उस समय पे शासक बन रहा था तो देवराज को पराजित करने के लिए वो मालवा आया। कहां से? दक्षिण से। किस शाखा का था दंतीदुर्ग? तो अमरावती शाखा था या माल्यखेड़ शाखा का था? मानिकर या माल्यखेड़ शाखा का था दंतीदुर्ग। तो उसने क्या किया? पहले तो उस शाखा को अपने में शामिल किया, अमरावती बैतूल शाखा को, और वापस आकर फिर इसको हराया। और साथ में एक यज्ञ का प्रोग्राम किया था। क्या नाम था? हिरण्य गर्भाधान। इसी देवराज को हरा करके वो हिरण्य गर्भाधान का आयोजन करता है। हिरण्य गर्भाधान क्या है? हिरण्य गर्भाधान बिल्कुल। इसमें क्या किया जाता है? जब कोई ब्राह्मण व्यक्ति कुछ दान पुण्य करके, कुछ यज्ञ वगैरह करके वो क्षत्रिय में कन्वर्ट हो सकता था। ये एक बाईपास करने का तरीका था। ठीक है ना? जो आपने देखा होगा कि पुराणों के अनुसार क्षत्रिय ही शासक हो सकता है। तो अगर कोई योग्य है ब्राह्मण और अगर वो शासन करना चाहे तो वो कर सकता है। इसके अलावा जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे शासक है वो ना तो ब्राह्मण रहते हैं, क्षत्रिय, वो या तो शूद्र रहते हैं या वैश्य, लेकिन वो भी कुछ यज्ञ वगैरह का आयोजन करके क्षत्रिय में शामिल कर लिए जाते हैं। ठीक है ना? आगे उससे बहुत सारे यज्ञ को हम लोग पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट की पढ़ेंगे उस दौरान बहुत डिटेल में पढ़ेंगे किस यज्ञ को करके कौन शूद्र वो बन। ठीक है, तो हिरण्य गर्भाधान का आयोजन इस देवराज को हरा करके दंतीदुर्ग करता है। यानी कि प्रतिहार शासक देवराज को पीटने का काम दंतीदुर्ग ने किया, और पीटने के बाद में हिरण्य गर्भाधान किया, उज्जैन में इवेंट किया और आगे बढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं वत्सराज के बारे में। इसके बारे में क्या फैक्ट था? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सबसे पहले इसी ने भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। बिल्कुल, ये वही वत्सराज है जिसकी वजह से त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है। कहाँ होती है त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत? कन्नौज में। की बात होती है हर्षवर्धन जब कन्नौज से चले मर जाते हैं, उसके बाद में उनके उत्तराधिकारी बनने के लिए, कन्नौज का शासक बनने के लिए वहां पर निरंतर संघर्ष चलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट किया था वत्सराज ने। वत्सराज ने शुरुआत करी कहां पर? इसके महत्वाकांक्षा की कि ये कन्नौज में जाकर अधिकार करे। तो कन्नौज की तरफ ये आगे बढ़ता है लड़ाई करने के लिए, मतलब कन्नौज वालों को हराने के लिए वत्सराज अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं राष्ट्रकूट वंश में एक शासक होता है, कौन? ध्रुव। ठीक है, ध्रुव। वो ध्रुव इसको रास्ते में रोक लेता है। कहां? झांसी के समीप। और झांसी के समीप इसको रोक, इसको पीट देता है, मतलब इसको संघर्ष में हरा देता है। तो वत्सराज को कौन पराजित करता है? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव। ठीक है, ये राष्ट्रकूट थे। दंतीदुर्ग में राष्ट्रकूट था, दंतीदुर्ग ने देवराज को हराया, ध्रुव ने वत्सराज को हराया। उसके बाद में बात करते हैं नागभट्ट सेकंड की। इस वंश का एक काफी प्रतापी शासक था नागभट्ट सेकंड, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लेकिन ये बताएं ये क्या हो गया? चलिए, ये चक्रवात सपना में आ गया क्या? चलिए, नागभट्ट सेकंड की बात करते हैं। नागभट्ट सेकंड को हराने वाले राष्ट्रकूट शासक का नाम गोविंद तृतीय। राष्ट्रकूट शासक को इसको प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड को हराने वाले शासक थे
गोविंद तृतीय ने नागभट्ट सेकंड को पराजित किया और पराजित करने के बाद में नागभट्ट कहाँ भाग गए? इस क्षेत्र की तरफ भागे, भूल गए कहाँ भागे? राजपुताना की ओर भागे। आप बिल्कुल है ना, आप लोग बिल्कुल भारतीय संविधान की तरह हो और वकीलों की तरह, भारतीय वकीलों की तरह। पूछो कैसे? कि जब तक कोई चीज लिखित में ना दे तब तक याद नहीं रहेगी, है ना? मैंने कल ये नहीं बताया था कि किधर भागा था, बस इतना ही बता दिया था कि इसको हराया था, वो तो याद है, लेकिन भागा कहाँ था मुंह से बोला था वो याद नहीं रहा। ठीक है ना? अच्छी बात है। भारतीय वकील जानते हैं, भारतीय वकील ऐसे करते हैं, कहाँ लिखा है संविधान में बताओ, थूक ना मनाए, ऐसा करता है वहां पे। चलिए, तो इसको गोविंद तृतीय ने नागभट्ट सेकंड को हराया और ये राजपुताना की तरफ भाग गए। बाद में फिर लौट के आकर संघर्ष करते हैं, वापस पद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रकूटों का प्रभाव ज्यादा हो गया था। तो राष्ट्रकूटों ने किन ने हराया? दंती दुर्ग ने देवराज को हराया, ध्रुव ने वत्सराज को हराया, नागभट्ट को गोविंद तृतीय ने हराया। तीनों राष्ट्रकूट शासकों ने इधर तीनों प्रतिहार शासकों को पराजित किया। अब नागभट्ट के बारे में याद रखना, टाइम पीरियड है इनका 805 ईस्वी से 833 ईस्वी। नागभट्ट प्रथम जो है ये एक उपाधि धारण करते हैं जिसका नाम है परम भट्टारक। ठीक है, परम भट्टारक, भट्टारक जी। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है? परम भट्टारक की उपाधि धारण करते हैं और काफी प्रतिभाशाली शासक थे ये नागभट्ट सेकंड। इनकी जानकारी लिखने ना कहाँ से प्राप्त होती है? इनकी जानकारी इनको इन्होंने हराया था ये संजान ताम्रपत्र से। ठीक है, कि गोविंद तृतीय ने नागभट्ट पर आया, इसकी जानकारी हमें संजान, उनका ताम्रपत्र है संजान ताम्रपत्र, इसमें जानकारी प्राप्त होती है। संजान ताम्रपत्र कहता है नागभट्ट सेकंड को गोविंद तृतीय ने पराजित किया। चलिए, समझ में आया यहाँ तक सभी को? यहाँ तक कहानी समझ में आई? ओके, अब इसको हटा देते हैं। नागभट्ट जी को रामभद्र जी का कोई लेना देना नहीं रहा, बीच में थोड़े एडवर्टाइज के रूप में 2-3 सालों के लिए आते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अगर आपसे पूछा जाए वो कौन था? मिहिर भोज, या आप इसका नाम सामान्य याद रखिएगा भोज। ठीक है, इसको मिहिर भोज से ज्यादा भोज के नाम से जाना जाता है। और भोज अधिकतर आदमी कंफ्यूज होकर परमार वंश के भोज की तरफ चले जाते हैं। कंफ्यूजन होते हैं, यहीं पे मतलब हमारी बोलचाल की भाषा में गच्चा खा जाते हैं, मतलब मात खा जाते हैं। ठीक है, तो गच्चा नहीं खाना है, मात नहीं खानी है। यहाँ पर भोज का मतलब है मिहिर भोज। प्रतिहार शासक मिहिर भोज की बात हो रही है, ना कि परमार शासक राजा भोज की, जो कि भोपाल का वो था प्रमुख, बाद में धार में भोज मंदिर में बनवाता है वो। ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मिहिर भोज के बारे में बात करते हैं। ये सबसे शक्तिशाली शासक थे, इतना शक्तिशाली शासक था कि इसका टाइम पीरियड देखो 836 से 856, 836 से 885 इनका समय काल है। और ये बताओ, भारत पर पहली बार अरबों का आक्रमण कब स्टार्ट हो गया था? इसी समय हुआ था ना। बताएं 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 बताएं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 714 या 712? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद तो शुरुआत होती चली गई, बार बार अरबों ने आक्रमण किया, किसी के नेतृत्व में, किसी के नेतृत्व में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फिर हम लोग पढ़ते हैं ना, जब 1018 ईस्वी आती है, उसके बाद में आक्रमण होता है महमूद गजनवी का, फिर होता है महमूद गोरी का, है ना। इसके पहले भी महमूद गजनवी के फादर वगैरह जो सुबुक्तगीर थे, अल्तमगीर वगैरह थे, उन्होंने आक्रमण किए थे। तो इस समय पे मिहिर भोज के समय में भी अरबों का आक्रमण होता है, और अरबों के आक्रमण को ये क्या कर देता है? विफल कर देता है। याद रखिएगा इसके बारे में, अरबों के आक्रमण को विफल किया इसे। नागभट्ट के आता है अरब आक्रमण। हाँ, नागभट्ट के समय में भी आता है। इसको मलेच्छकों का नासक भी कहा गया था। मलेच्छकों का नासक भी कहा गया था नागभट्ट। मलेच्छकों का नासक, वेरी गुड। चलिए, मिहिर भोज के बारे में याद रखिएगा, इनकी जानकारी हमें दौलतपुरा अभिलेख से प्राप्त होती है। दौलतपुरा अभिलेख,
दौलतपुरा अभिलेख कहता है कि ये बाहुबली फिल्म का प्रवास था। मतलब समझे? हाँ सर। दौलतपुरा अभिलेख में जानकारी मिलती है कि इसका नाम प्रभास था। ठीक है, प्रभास। बाहुबली में हीरो प्रभास ही रहता है। हाँ, तो प्रभास, इसका नाम प्रभास कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा, मिहिर भोज का नाम प्रभास दौलतपुरा अभिलेख में हमें मिलता है। मिहिर भोज का नाम दौलतपुरा अभिलेख में प्रभास मिलता है। अरबों के आक्रमण को विफल किया। इसके अलावा मालवा वाले क्षेत्र पर तो लगभग अधिकतर साल वाले क्षेत्र को उन्होंने जीत लिया था। ठीक है, मिहिर भोज ने अधिकतर क्षेत्र को अपने नियंत्रण में बनाए रखा था। चलिए, और कोई जानकारी इनके बारे में? इसके समय अरब यात्री सुलेमान आया था। हाँ, ये बच्चा बैठ गया। अरब यात्री सुलेमान आया था। भैया इसके समय पे लिख लें, इसके समय पे अरब यात्री सुलेमान आता है। सर इसीलिए कहा था कि इसने आदि बना की उपाधि धारण की थी। अरब यात्री सुलेमान आया था। सुलेमान लिखते हैं इनके बारे में 851 ईस्वी। 18 बहुत ज्यादा आगे निकल गए। 851 ईस्वी। 851 ईस्वी में अरब यात्री सुलेमान लिखता है कि मिहिर भोज उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था। सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, क्लियर हुआ? सबसे शक्तिशाली शासक थे मिहिर भोज उस समय के। इसके साथ में क्या होता है, इसने एक उपाधि भी धारण करी, आदि बरा। ग्वालियर प्रशस्ति में इसका मिलता है सर उल्लेख। आदि बरा, आदि बरा की उपाधि धारण करी। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति में। साथ में आदि बरा शब्द की जानकारी हमें इसके द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों से भी मिलती है। चांदी के सिक्के इन्होंने चलवाए जिसने मिहिर भोज ने, जिसकी जानकारी हमें इसने अपनी उपाधि धारण करी उन सिक्कों पर आदि बरा। आरा शब्द का उल्लेख चांदी के सिक्के मिहिर भोज के जो चलाए गए उसमें, और ग्वालियर साथ में मिहिर भोज के दौलतपुरा अभिलेख उसको प्रवास कहता है। अरबों का आक्रमण विफल किया। अरब यात्री सुलेमान 851 ईस्वी में आता है। सबसे शक्तिशाली शासक इसको बताता है। क्लियर? सभी को क्लियर है? मिटा दो रामायण को। ठीक है, चलिए तो बताएं इस वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट। हरिश्चंद्र नहीं, शुरुआत करने वाला था। वंश का था वो, है ना, वंश में शुरुआत करी थी लेकिन शासक नहीं बना था। शासक नागभट्ट बनता है। और नागभट्ट ने कहाँ राजधानी स्थापित करी? उज्जैनी। उसके बाद में बताएं देवराज को किसने हराया? दंती दुर्ग ने। ये बताएं वत्सराज को किसने हराया? ध्रुव ने। नागभट्ट को किसने हराया? गोविंद तृतीय ने। ठीक है, और मिहिर भोज तो काफी शक्तिशाली थे। चलिए, मिहिर भोज को भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, सारा मिटा देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इनके बाद में शासक होते हैं महेंद्रपाल, महीपाल वगैरह। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ बातें इनके समय की हमारे काम की है, तो वो थोड़ा आप लोग देखें। मिहिर भोज ने कृष्ण द्वितीय को भी हराया था। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, आपने कल पढ़ा था ना हमने। मिहिर भोज ने कृष्ण द्वितीय को भी हराया था। चलिए ठीक है। महेंद्रपाल के बारे में याद रखिएगा कि महेंद्रपाल के समय में एक कवि रहते हैं राजशेखर। राजशेखर जो थे बहुत फेमस राइटर थे, संस्कृत के लेखक थे। ये संस्कृत में लिखते थे, मतलब संस्कृत भाषा की ज्ञाता थे। और संस्कृत भाषा की ज्ञाता थे तो उन्होंने कुछ रचना लिखी थी, कुछ लेख लिखे थे। यहाँ तक कि जो कवियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, आचरण संहिता, वो इनके ग्रंथ में भी देखने को मिलती है। इनका ग्रंथ था काव्य मीमांसा। महेंद्रपाल ही आ रहा है भैया। आपने कहाँ पढ़ लिया महीपाल के समय में? विपिन ऐसा कहते हैं सर, आप सही लिख रहे हैं सर। महेंद्रपाल, महीपाल दोनों समय में रहते हैं सर। एक ही शासक काल होगा, आसपास ही होगा, तो हो सकता है इनके भी समय में रहो।
बस याद रखिएगा थोड़ा, एक बार उसको क्रॉस चेक कर लूंगा मैं। तो जहाँ तक मैंने विकिपीडिया में पढ़ा ना, देखो अच्छा सौतेले भाई भी थे, वेरी गुड। सर उस समय में गुरु मंत्री थे राजशेखर लोग करते थे। देखो मैंने जितना नेट वगैरह पे सर्च किया ना, क्योंकि मेरे साथ में कंफ्यूजन हुआ, मैं एक बार पढ़ रहा था वाकाटा कौन सा है, शायद कच्चमका कौन सा है, उस समय में भी राजशेखर के बारे में मिलता है कि ये उनके दरबारी थे। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि एक आदमी दो का दरबारी कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो ज्यादातर नेट पे मुझे यही मिला कि महेंद्र पाल के दरबारी थे, ठीक है। फिर बाकी आप देख सकते हो एक किताब के आधार पर मैंने 4-5 जगह पे फैक्ट चेक किए, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ महेंद्र पाल राजशेखर। फिर भी आप एक बार नीचे ऑथेंटिक साइट पे चेक कर लें। चलिए राजशेखर के बारे में समझिए, इन्होंने क्या लिखा, काव्य मीमांसा। इनका काव्य मीमांसा ग्रंथ क्या कहता है, एक कवि को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, एक कवि को कैसा जीवन जीना चाहिए, यहाँ तक कि लेख लिखने के दौरान उसको किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसकी भाषा में कैसी मधुरता हो, कैसी क्लिष्टता हो, अगर वो आलोचना कर रहा है तो वो कितनी आलोचना कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि उसकी बातें कहीं को आंदोलन खड़ा कर दे और मारकाट मचा दे। तो उस कवि के लिए इसने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिया था काव्य मीमांसा राजशेखर ने। इसके अलावा में और इन्होंने ग्रंथ लिखे राजशेखर ने, बाल रामायण, बाल रामायण, बाल भारत, और एक और आता है कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी। ये सारे ग्रंथ इनके द्वारा लिखे जाते हैं। बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी सारे राजशेखर लिख रहे हैं। चलिए तो ये हो गए राजशेखर महेंद्र पाल के दरबारी। उसके साथ में इनके ग्रंथ याद रखेगा, बाल भारत, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी। क्लियर है यहाँ पे सभी को? ओके। अब इनके बारे में और क्या जानकारी है भैया, लिख रहे हो क्या? लिख लिया ना सबने, बता दो। हाँ अब बात करते हैं और शासकों के बारे में, महिपाल वगैरह की। तो इन्हीं के शासन काल में क्या होता है, बाद में महेंद्र पाल के जो महिपाल आते हैं, भोज, महेंद्र पाल सेकंड वगैरह शासन काल में, इनके शासन काल में ग्वालियर में क्या होता है, एक मंदिर का निर्माण होता है, ग्वालियर का चतुर्भुज मंदिर। इसका देख लेना आप लोग, समय काल कितना है। वैसे मैंने जहां तक पढ़ा महिपाल है, लेकिन कई जगह पे महेंद्र पाल वगैरह दिखाई दिए हुए, तो उस समय में शायद समय लगा होगा मंदिर को बनने में, हो सकता है सरकार चेंज हो गई हो कि वर्तमान में भी कोई संसद भवन बन रहा है, ठीक है। संसद भवन बना तो अभी वर्तमान की सरकार के समय में हो सकता है टाइम लग गया तो समय ले ले, है ना। जैसे ताजमहल बना था 20 साल लग गए, बड़ी बड़ी इमारतें बनने में समय लगता है। तो चतुर्भुज मंदिर का जब निर्माण हुआ तो इन्हीं शासकों के समय, बस याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के समय में ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण हुआ। और ये चतुर्भुज मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है, इस मंदिर के किसी शिलालेख पर शून्य शब्द जो जीरो है आपका, वो जीरो शब्द की जानकारी हमें पहली बार लिखित में मिलती है। इस मंदिर के किसी शिलालेख पर हमें शून्य शब्द या जीरो की जानकारी पहली बार मिलती है। इसके पहले मिलती है तो एक लिपि में मिलती है, वह है बहुशाली पांडुलिपि, ठीक है, बहुशाली पांडुलिपि। या तो वह जानकारी सुनने के बारे में बहुशाली पांडुलिपि में मिलेगी, या फिर मिलेगी इसमें ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर के किसी दीवार या किसी विशेष चट्टान के पास में मिली शून्य शब्द की। अच्छा बताया शून्य का जन्मदाता देश कौन सा है? भारतीय, गाना भारतीय। हाँ वो गाना सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तो वो भारत नहीं, किसने दिया था? अरे भारत में किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। श्योर हो? आर्यभट्ट के द्वारा क्या किया गया, ऐसी संख्या का बारे में उल्लेख किया गया। अपने ग्रंथ में आर्यभट्ट उल्लेख करते हैं एक ऐसी संख्या जिसका अनंत द्रव हो, मतलब मान हो वगैरह कुछ सब लिखते हैं। लेकिन इसकी जो परिष्कृत शुद्ध खोज है वो करी ब्रह्मगुप्त, ठीक है। आर्यभट्ट ने तो संख्या के बारे में लिखा, लेकिन शुद्ध परिष्कृत में उसका प्रयोग वगैरह किया वो किया ब्रह्मगुप्त के द्वारा।
फिर बाद में ब्रह्मगुप्त से ये ट्रांसफर होता हुआ बाद में निचले शासकों पे गया, फिर धीरे धीरे ये कहाँ चला गया, इधर गांधार वाले क्षेत्र में गया, गांधार में अरब आए, अरबों ने वहां पर अपने पास ले गए और अरबों से चला गया यूरोप में, यूरोप में फिर चलता रहा जीरो के मान्य शब्दों के नाम से, फिर गया इटली में, इटली में जाकर वहां पर इसको बोला जाता था कुछ ऐसा बड़ा सा नाम था, फिर बाद में इटली में ही धीरे धीरे अपभ्रंश होकर उसको कहा गया जीरो और फिर तब से जीरो जीरो बना। समझे नहीं समझे? हाँ ठीक है। तो बहुत सारी पांडुलिपि और या फिर ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर में जीरो शब्द के बारे में जानकारी हमें पहली बार देखने को मिलती है और ये मंदिर बना था गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय में। चलिए अब ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं इस वंश के अंतिम शासक कौन रहते हैं? यशपाल। यशपाल के बारे में पढ़े, इससे पहले थोड़ा सा देवपाल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देवपाल। ये जो देवपाल है, यशपाल के पहले आते हैं देवपाल। देवपाल के समय पे ही जो ये वंश था कमजोर होना शुरू कर देता है और इतना कमजोर हो जाता है कि लगभग सभी लोग अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर देते हैं और स्वतंत्र करना जब शुरू किया तो सब लोगों ने अपने अपना साम्राज्य अलग अलग बनाना शुरू किया। इनके बहुत सारे सामंत थे, मांडलिक जानते हो सामंत, और सामंत जो थे वो बहुत सारे क्षेत्रों में विस्तृत थे। ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, अरे भाई इसका कोई इलाज करो। ठीक है, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। चलिए हम बात करते हैं इनके समय में। देवपाल के समय पे बहुत सारे इनके सामंत रहते हैं और ये सामंत अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर देते हैं। लाइक दैट ग्वालियर में कच्छप घाट, ठीक है, कच्छप घाट ये थे ग्वालियर में। ग्वालियर के कच्छप घाट इनके सामंत थे। बाद में जाके एक समय का बाद हम इसको पढ़ेंगे कि अपने आप को पूरा स्वतंत्र राज्य स्थापित कर देते हैं। जैसे मध्य भारत में डाहल क्षेत्र में कौन थे? डाहल में त्रिपुरी के कलचुरी, तो डाहल में हो जाएंगे कलचुरी जो कि बाद में जाके क्या बनते हैं? त्रिपुरी, त्रिपुरी के कलचुरी। कलचुरी राजवंश था। डाहल जबलपुर का नाम था, पूरे डाहल मंडल के अंतर्गत आता है त्रिपुरी, और कलचुरी राजवंश का नाम था। तो कलचुरी भी क्या थे? अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं किसमें? इनके शासनकाल में, देवपाल के शासनकाल में। और बात कर लेते हैं यहाँ पर गुजरात में चालुक्य। चालुक्य गुजरात वाले क्षेत्र के समीप रहते हैं चालुक्य, ठीक है। तो चालुक्यों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, डाहल पर इन्होंने स्वतंत्र कर लिया। इसके अलावा यहीं पर होते हैं चुज्जाम भुक्ति में चंदेल रहते हैं जैजाब भुक्ति में। जैजाब भुक्ति बोले तो अरे भाई, और पास में बताओ, थोड़ा क्लोज होगा। खजुराहो, हाँ खजुराहो क्षेत्र है जैजाब भुक्ति। पूरा बुंदेलखंड तो पूरा है, आप बोलो दतिया, अब दतिया भी बुंदेलखंड का भाग है, ठीक है। मुख्य जैजाब भुक्ति आपको खजुराहो छतरपुर वाला है, ठीक है, खजुराहो। चलिए, तो चंदेल हो गए, डाहल में कलचुरी त्रिपुरी हो गए, ग्वालियर में कच्छप घाट हो गए, चालुक्य वंश हो गया। मालवा में आता है परमार होते हैं मालवा में, परमार वंश मालवा। ओके, इन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। उसके साथ में क्या होते हैं? कुछ राजस्थान वाले क्षेत्र में रहते हैं, जैसे दक्षिणी राजस्थान में रहते हैं गोहिल। दक्षिणी राजस्थान में गोहिल वंश, ठीक है। दक्षिणी राजस्थान में गोहिल वंश के शासक अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। और इसकी राजधानी क्या है राजस्थान की? जयपुरी है, पक्का बता रहे हो? ठीक है, जयपुर के पास में झील है सांबर झील, ठीक है। सांबर में उस समय पे इनके समीप इस क्षेत्र को कहा जाता था, पूरे क्षेत्र को सार्क भरी। तो चौहान ये भी अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, ठीक है। इतने सामंत के समय पे अपने आप को मजबूत कर लेते हैं, पूरे के पूरे शासक
शासक रहता है देवपाल। इस देवपाल के समय में क्या होता है, बहुत सारे ने अपने आप को स्वतंत्र किया, जैसे कि दक्षिण राजस्थान के गुहिल, मालवा के परमार, सातबरी के चौहान, ग्वालियर के कच्छपहार, जजामुक्ति के चंदेल, कलचुरी के त्रिपुरी के कलचुरी और गुजरात में चालुक्य। इन शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। हाँ, खंगार आता है, लेकिन वो चंदेलों के बाद में आता है। इनके समय में इतना नहीं रहता है। जो खेत से खंगार रहते हैं वो करते हैं, लेकिन वो चंदेलों से संघर्ष करते हैं ज्यादातर रूप से। चंदेलों और खंगारों के बीच में लड़ाई चलती रहती है। जो पृथ्वीराज चौहान आते हैं वो खंगार शासक खेत से खंगार की मदद से चंदेलों में उनको हराते हैं। क्या नाम था? अलाउद्दीन के शासक कौन थे? परमर्दी देव को पराजित करते हैं खंगार सिंह, जो खेत सिंह खंगार उनकी मदद से। ठीक है, ये इनके समय की बात है। अंतिम शासक याद रखिएगा यशपाल। अंतिम शासक इस वंश का था यशपाल। और उसके बाद में जैसे ही ये मरे यशपाल, उसके बाद में क्या हो जाता है, जब कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था इन वंशों के बीच में, 3 वंशों के बीच में चल रहा था। कौन कौन वंश थे? कौन कौन वंश लड़ रहे थे? एक तो गुर्जर प्रतिहार, एक राजपूत, दक्षिण में राजपूत महाराष्ट्र वाले में, और एक बंगाल में पाल वंश। ये लेकर चल रहे थे, किसको लेकर? कन्नौज को लेकर। कन्नौज था उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष। तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष की समाप्ति जब हो जाती है, जब ये वंश ही खत्म हो जाता है, तो दोनों आपस में रहेंगे, फिर क्या लड़ेंगे? ठीक है। और उसके बाद में समय काल रहता है 10-18 में क्या रहता है इस समय पे इन शासकों पे 10-18 से इन पर आक्रमण होना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले 10-18 में आक्रमण करता है महमूद गजनवी। इस वंश के शासकों पे महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। हाँ, यशपाल के समय पे। ठीक है, यशपाल के समय पे इनका आक्रमण होता है। यशपाल के समय होता है, यशपाल से समय होता है। राज्यपाल, यशपाल नहीं, राज्यपाल ने 10-18 में शासक, यशपाल बाद में बने के शासक। अभी इसके बीच में जो शासक हैं, मैंने बहुत सारे शासक छुड़ा दिया आपको, जैसे महिपाल सेकंड छुड़ा दिया, कोई काम का नहीं था। इंपोर्टेंट है आपको बताया। अंतिम शासक सबसे लास्ट में रहता है यशपाल। यशपाल के पहले भी रहते हैं 10-18 ईस्वी में राज्यपाल। तो राज्यपाल के समय पे लिख लीजिएगा महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। ठीक है, महमूद गजनवी का आक्रमण राज्यपाल के समय पे। बिल्कुल अभी समझाऊंगा स्टोरी आपको। इनके समय पे राज्य, अब याद करें, वैसे आपको याद शायद होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप होशियार हो। हम चंदेल वंश पढ़ेंगे। चंदेल वंश में हम लोग पढ़ेंगे धम्मदेव, विद्याधर, गंटदेव। तो जो विद्याधर और गंटदेव थे उस समय पे महमूद गजनवी का आक्रमण होता है राज्यपाल पर। राज्यपाल कमजोर शासक सरेंडर कर देता है। इनको गुस्सा आता है विद्याधर और गंटदेव को। ठीक है, विद्याधर और जो राजा गंट थे उनको गुस्सा आता है। इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर इसको मार दिया। राज्यपाल की हत्या कर दी जब वो चला गया कि हट जा, तो तूने सरेंडर कर दिया, तुझे शर्म नहीं आई, और इसको मार दिया राज्यपाल को। और राज्यपाल को मारने के बाद इसी का बेटा था त्रिलोचन पाल को गद्दी पे बिठाते हैं कौन? विद्याधर और गंटदेव। ये चंदेल शासक थे। ये गद्दी पे बिठाते हैं, किसकी गद्दी पे? कन्नौज की गद्दी पे। कन्नौज पर किसका नियंत्रण हो गया था? मिहिर भोज का। मिहिर भोज ने कन्नौज को जीत लिया था। उस समय पे राजधानी भी मिहिर भोज की कन्नौज शिफ्ट हो गई थी उज्जैन से लेकर, और तभी से कन्नौज वाले क्षेत्र से लेकर ये पूरे मालवा पर अपना शासन किए हुए थे। उसके बाद में त्रिलोचन पाल को शासक बनाया जाता है विद्याधर गंटदेव के द्वारा। लेकिन क्या होता है, फिर महमूद गजनवी आ धमकता है, फिर 10-19 ईस्वी में फिर अटैक करता है और त्रिलोचन पाल को हरा देता है। ठीक है, और यहाँ तक कि विद्याधर वगैरह को भी हराने के लिए जाता है, लेकिन बाद में विद्याधर उसे वो कर लेते, समझौता करने के बाद में कुछ किले उनको दे देते, कुछ किले अपने पास रख लेते, तो बाद में संधि हो जाती है। तो 10-19 ईस्वी में त्रिलोचन पाल पर पुनः आक्रमण होता है महमूद गजनवी का। फिर महमूद गजनवी अपने उत्तराधिकारी अपने अनुसार नियुक्त करते हैं
और उसके बाद में अंतिम शासक रहते हैं यशपाल और इस वंश की समाप्ति हो जाती है। सर मैं कहानी सुनी थी, जो विद्याधर था तो अपने सेना को क्यों भेजा था उसको मारने के लिए राजपाल को, क्यों नहीं गया था? हाँ ऐसे होगा। उनका वो भी नहीं था, क्या बोलते हैं, सेनापति भी नहीं था, सामंत था। सर मैंने पढ़ा है कि जो गणदेव को पुत्र ये विद्याधर है, तो इसी ने अपने पुत्र विद्याधर को भेजा था राजपाल को मारने। जो भी हो, लेकिन मरवाया इन दोनों बाप बेटों ने, बस ये याद रखना है ना। जो भी हो, किसी को भेजा, सामंत को भेजा, रिश्तेदार को भेजा, जो भी हो, लेकिन मरवाया, ठीक है, क्योंकि ये हिंदू संघ में शामिल नहीं हुआ और सरेंडर कर दिया था। चलिए यहाँ तक कोई आपको डाउट क्लियर है सभी को? प्रतिहार वंश क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं? मेरा है, मैं पूछ लूं? कल पूछूंगा, कल तैयार रहना 9 से 11 के बीच। चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।